हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी किया था। और वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेनली डाई हैब्रिड क्रॉस, जिसे हमने टू जीन इनहेरिटेंस कहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल जी का कॉन्सेप्ट था और उन्होंने टू जीन इनहेरिटेंस की बात की कि आखिर कैसे पेरेंट्स के टू कैरेक्टर्स उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर्स होते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ कैसे फॉलो होता है। इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। So students, why the need of a chromosomal theory of inheritance? Let's study about the chromosomal theory. So first thing students, यहाँ पर हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि ये थ्योरी का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो थ्योरी का मीनिंग अगर आप अंडरस्टैंड करें तो क्रोमोसोम वर्ड्स आप जानते होंगे, अभी हम समझेंगे भी कि कहां पर है, क्यों है। ठीक है, और ये जो थ्योरी दी गई वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने वन जीन इनहेरिटेंस पढ़ा, टू जीन इनहेरिटेंस पढ़ा, मींस मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस स्टडी किए बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर क्यों रिक्वायरमेंट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की? बिकॉज ऑफ स्टूडेंट, ग्रेगर जॉन मेंडल जी के कॉन्सेप्ट यहाँ से एंड है एक तरीके से। क्यों मैं कह रहा हूँ एंड? बिकॉज ऑफ मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट 1865 तक किए। ठीक है, 35 ईयर तक किसी का भी ध्यान नहीं गया उनके कॉन्सेप्ट की तरफ। लोगों ने वैल्यू नहीं दी उनके कॉन्सेप्ट को कि आखिर जीन ही रिस्पॉन्सिबल, मतलब जीन जैसा तो उन्होंने कुछ बोला नहीं कि आखिर फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर उनके एक्सपेरिमेंट को वैल्यू ना देना ये बहुत बड़ी डिमेरिट थी। और उसके साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी थी उनके कॉन्सेप्ट में। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर कोई भी केमिकल थ्योरी या सेलुलर लेवल पे कोई भी थ्योरी नहीं बताई उन्होंने। उन्होंने बस सीधे कॉन्सेप्ट बताए कि हाँ, जो भी पी प्लांट्स है उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं। उन्होंने जीन जैसे वर्ड्स को कॉइन नहीं किया, जीन जैसे कंटेंट को उन्होंने डिफाइन नहीं किया। तो ये एक मेजर डिमेरिट थी। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताने की कोशिश की थी कि ग्रेगर जॉन मेंडल की एक डिमेरिट ये भी थी कि मैथमेटिकल डाटा का यूज करना, रेशियोज का यूज करना, भले वो जेनेटिक्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट उस टाइम की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा लोगों ने इंपॉर्टेंस नहीं दी। लोगों ने कहा रेशियो, वो भी मैथ में, डाटा एनालिटिक, वो भी मैथ की चीजें बायो में, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक थी। ठीक है, और उस टाइम पर इन चीजों को समझ पाना मतलब अपने आप में, आज के टाइम पे अगर आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट्स को है ना कुछ भी मैथमेटिकल डाटा जैसी चीजें दे तो कहीं ना कहीं मेरे टाइप का स्टूडेंट्स तो हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। बट हाँ, आप जैसे स्टूडेंट्स नहीं दूर भागेंगे बिकॉज ऑफ आप टैलेंटेड हो ना बहुत। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर थ्योरी है, क्रोमोसोमल थ्योरी है, उसके पीछे रीजन यही था कि यहाँ पर सेलुलर बेसिस पे, बिकॉज ऑफ 1900 जो हमारी सेंचुरी थी बच्चा, उस टाइम तक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, परमानेंट एक अच्छा खासा लाइट माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे से फॉर्म कर लिया गया था। ठीक है, सेलुलर लेवल पर डिस्कवरीज स्टार्ट थी। फॉर एग्जांपल 1902 में सेल डिवीजन के कॉन्सेप्ट्स को लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया था, चाहे वो माइटोसिस रहा हो, इवन मियोसिस की प्रोसेस रही हो। तो बोथ प्रोसेसेस के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके थे, है ना, 19 सेंचुरीज में। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट एक तरीके से हुआ। और ये कॉन्सेप्ट क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने अपने इनहेरिटेंस के लॉज में, अपनी इनहेरिटेंस की प्रोसेस में नहीं बताए थे, तो ये कहीं ना कहीं उनकी डिमेरिट बन के आए। और इनकी थ्योरी को मॉडिफाई करने की बात करें या इनकी थ्योरी से अनदर कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो चीजें यहाँ पर एक तरीके से प्लस पॉइंट थी। सो उस टाइम पर सेल डिवीजन की प्रोसेसेस को बहुत अच्छे से जाना जा चुका था। ठीक है, 1900 सेंचुरीज में। तो थ्री साइंटिस्ट थे यहाँ पर, जिनमें से फर्स्ट साइंटिस्ट थे ह्यूगो डिब्रीज, कोलिन्स
और उसके साथ ही साथ सेरेमैक, ठीक है। सो कोलिन, सेरेमैक और ह्यूगो डिवरीज, कॉर्ल कोरेंसन थे, ओके, एंड शेरमैक और फिर उसके बाद हमारी ह्यूगो डिवरीज, ये 3 साइंटिस्ट थे और इन 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली जेनेटिक्स के लॉ से रिलेटेड या इनहेरिटेंस से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। और उन्होंने उन्होंने ये नहीं कहा कि ग्रेगर जॉन जी ने जो भी कॉन्सेप्ट दिए हैं वो रॉन्ग है। उन्होंने उसके आगे की चीजें बताई कि एग्जैक्टली जो क्रोमोसोम्स है जो कि सेल डिवीजन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, पहले सेल डिवाइड होने से पहले अपने क्रोमोसोम्स के नंबर को इंक्रीज करती है, क्रोमोसोमल डिवीजन करती है एंड देन फिर वो प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है या फिर उनसे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सो ये कॉन्सेप्ट जो था उन लोगों ने री डिस्कवरी की और ग्रीगर जॉन मेंडल जी के कॉन्सेप्ट को उन्होंने सही बताया और उसे उन्होंने अपना नाम नहीं दिया कि उन्होंने इनहेरिटेंस ऐसी कुछ भी चीजें बताई हैं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल जी के नाम से ही पब्लिश किए अपने सारे जो भी एक्सपेरिमेंट थे और उन्होंने सही साबित किया कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल जी आज से 35 ईयर पहले जा बता के जा चुके हैं, है ना, डाई होने के बाद रिडिस्कवरी थी एक तरीके से, जा चुके हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट सही थे, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली जीन या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और वही ट्रांसफर होते हैं। बट क्योंकि उस टाइम पे सेल डिवीजन की बातें नहीं पता थी हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल जी को, उनको सेलुलर बेसिस पे कुछ भी फीचर्स नहीं पता थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सेल डिवाइड होती है या क्रोमोसोम जैसा भी कुछ होता है। तो ये बेनिफिट मिला हमारे 2 साइंटिस्ट को और उन 2 साइंटिस्ट का नाम था सटन एंड बवेरी, ओके। सो थियोडर सटन जी जो हमारे थे और बावेरी जो हमारे साइंटिस्ट थे, इनको इसका बेनिफिट मिला और इन्होंने इस क्रोमोसोमल थ्योरी को, इस सेल डिवीजन की प्रोसेस को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद अपना ये कंक्लूजन दिया कि क्रोमोसोम्स होते हैं जिन पर जीन होते हैं और वो इनहेरिटेड होते हैं। सो जीन स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूं कि इनहेरिटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, हमारी जीन है। बट इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को बताया कि जीन प्रेजेंट कहां है, क्रोमोसोम पर, और क्रोमोसोम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसफर होने में वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सो इस वजह से ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप आज पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे वर्ड का मीनिंग समझ में आया होगा। क्रोमोसोम 2 वर्ड से फॉर्म होता है, अगर आप इसे ब्रेक डाउन करते हैं तो क्रोम वर्ड का मतलब होता है कलरफुल और सोम वर्ड का मतलब होता है बॉडी, ओके। सो क्रोमोसोम जो वर्ड है इसका मीनिंग हो गया कलरफुल बॉडी which is present in nucleus of the all cells and these play important role in the cell division process and also in the inheritance process. So hopefully students you understand about the concept of chromosomal theory of inheritance. Here I totally explain the concept. कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आखिर क्रोमोसोमल थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट थी। तो जो भी डिमेरिट्स थी ग्रेगर जॉन मेंडल जी की कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोग उसे जानते नहीं थे, मैथमेटिकल डाटा था, सेल डिवीजन की बात नहीं की गई थी, सेलुलर कंपोनेंट्स की बात नहीं की गई थी, इन सारी चीजों के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हमारे सटन और बवेरी जी ने अपने कॉन्सेप्ट में बताया। तो स्टूडेंट जो हमारे एनसीईआरटी में इमेज है उसकी हेल्प से हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं उनकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। सो नाउ स्टूडेंट्स दिस इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द मियोसिस प्रोसेस, ओके। सो ये आपके एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है जहां पर हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को समझने वाले हैं, या फिर ये कह लीजिए कि सटन एंड बावेरी जी का जो कॉन्सेप्ट था वो इस डायग्राम की हेल्प से आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस है वो सेल डिवीजन की प्रोसेस है, ठीक है। सेल डिवीजन की प्रोसेस आप बहुत अच्छे से 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी ने कहा भी है यू रिकॉल ऑल द 11th क्लास सेल डिवीजन प्रोसेस, ओके। अपनी बुक से आपको क्या करना है, एक बार फिर से पढ़ना है और एग्जैक्टली बिल्कुल अगर आप वहां पढ़ेंगे ना तभी आपको ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का ये डायग्राम समझ में आएगा। Because of student, this is a diagram of a cell cycle.
ये एक सेल साइकिल का डायग्राम है एंड यू वेल नोन अबाउट द सेल साइकिल इज कंप्लीटेड इनटू 24 आवर दैट मीन्स वन डे में ह्यूमन बीइंग की जो सेल साइकिल है वो कंप्लीट होती है. सो स्टूडेंट, you very well known that in the cell cycle first phase is a G1 phase, another is a S phase, next G2 phase, and after that the last M phase is occurred. Okay, so this is a phase of a cell cycle और cell division cycle. तो स्टूडेंट यहाँ पर जो डायग्राम बना है अगर आप बहुत अच्छे से देखें तो सबसे पहले एक सेल रिप्रेजेंट की गई है. पहले ही मैंने आपको बताया ये मियोसिस सेल डिवीजन है. मियोसिस मीन्स reductional division and mitosis means equational division. So this is a reductional division process. Okay, chromosomes number यहाँ पर क्या हो रहे हैं, reduce होंगे. For example अगर आप यहाँ देखें तो 1 सेल थी और 2 क्रोमोसोम थे, और अगर हम यहाँ की बात करें ये भी 1 सेल है, germ cells है, but chromosome number is only 1. So how this process occurs, students? First phase is a G1 phase and G1 is referred to as growth phase. Growth means here all the growth process, cell development process, cell content is increases, cell become totally develop their structure. Okay. After that, in the case of a S phase, in the S phase, the DNA synthesis, the DNA replication is formed. डीएनए रेप्लिकेट करता है, अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है. ठीक है, एस फेज, क्योंकि यहाँ नहीं है. अब आप कहेंगे सर यहाँ नहीं, तो मैं कहूंगा 11 की बुक आप ओपन करो और उससे पढ़ो पहले. ठीक है, तो फिर अगर आपको याद है तो यहाँ पर उससे कोरिलेट करने की कोशिश करो आप. बिल्कुल ठीक है. देन G2 फेज यहाँ पर आती है, जो कि आपकी क्या है, ये आपकी सेकेंड ग्रोथ फेज है. मतलब पहले ग्रोथ हुआ, देन रेप्लिकेशन हुआ सिंथेसिस फेज में, एस फेज में, एंड देन उसके बाद G2 फेज आई. तो G2 फेज में यहाँ पर आप क्रोमोसोम्स के नंबर क्या देख रहे हैं, बढ़ गए हैं, ऐसा आप देख रहे हो. बाइवेलेंट सिचुएशन है, जो भी क्रोमोसोम्स है वो क्या हो गए, बाइवेलेंट हो गया, अपने नंबर्स जो है वो डबल कर दिए हैं. ठीक है, बाइवेलेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर इन्होंने फॉर्म कर दिया. आफ्टर दैट अब आप कहेंगे सर ये तो मियोसिस फर्स्ट है ना कि माइटोसिस फर्स्ट. सो मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर एनाफेज आ गई सीधे. बाकी के स्टेजेस कहाँ गई, तो बाकी के स्टेजेस आपको समझना ही है कि जो प्रोफेज फर्स्ट है, मियोसिस की प्रोसेस 2 स्टेप्स में होती है. फर्स्ट स्टेप जो होता है वो मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकंड होता है. मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट होता है. एंड सेम है जैसे मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड होता है. प्रोफेज फर्स्ट की जब हम बात करते हैं तो प्रोफेज फर्स्ट में खुद में 5 स्टेजेस होती हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैगेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. ओके, और वो प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर हमें क्या है, क्रोमोसोम बाइवेलेंट दिख रहे हैं. मतलब ये हमारा मेटाफेज फर्स्ट है, एनाफेज की प्रोसेस, एनाफेज फर्स्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं. और यहाँ पर आपने क्रोमोसोम के नंबर देखे, डबल है, दिख रहे हैं आपको बिल्कुल. नेक्स्ट स्टेज में आप देख रहे हैं एनाफेज सेकंड, जो कि है हमारा या मियोसिस सेकंड की, एनाफेज सेकंड की प्रोसेस में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 2 सेल में डिविजिबल हो चुका है. ओके सो स्टूडेंट्स, मियोसिस सेकंड की प्रोसेस में हमने एनाफेज की प्रोसेस को यहाँ पे अंडरस्टैंड किया, और एनाफेज में आपने देखा कि 2 सेल्स यहाँ पर फॉर्म हो गई हैं और क्रोमोसोम नंबर भी इनमें डिवाइड हो गए हैं. ठीक है, और फिर जब एनाफेज के बाद लास्ट की टीलोफेज आती है तो टीलोफेज में आपने यहाँ पर 4 जर्म सेल्स फॉर्म कर दिए, और यहाँ पर क्रोमोसोम सब में एक एक क्रोमोसोम जो है हैप्लॉइड मैनर में डिविजिबल हो गया. तो स्टूडेंट्स आपने ये प्रोसेस समझा कि क्रोमोसोम कैसे ट्रांसफर हो रहा है सेल से और न्यू जर्म सेल्स फॉर्म होने में. सो एग्जैक्टली यही प्रोसेस है यहाँ पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, कि क्रोमोसोम जो है वो फीचर्स को या कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करते हैं. अब यही जर्म सेल आगे जाकर के जब फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे. So hopefully students you understand about chromosomal theory of inheritance. Next video we understand about the process of chromosomal theory of inheritance which is given by T.H. Morgan. Thank you students.